वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक के प्रीवियस लेक्चर के अंदर ईएन रूल को कवर किया था और समझा था कि कौन से कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो करेंगे और क्यों करते हैं। क्योंकि जो भी कंपाउंड नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्वायर कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है और सभी चीज़ स्टेबल होना चाहती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आज हम अपने लेक्चर के अंदर करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की ईएन रूल के अलावा और कौन से फैक्टर है जो इसकी किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम करेंगे मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स या ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर मेटल के साथ हमारे पास लिगेंड लगे होंगे जो कि कैसा होगा, एक अनसैचुरेटेड लिगेंड होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले हमारा करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स, ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। देखो, तो सबसे पहले ये डिटेल में नहीं है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा लिखना आपके सिलेबस के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है अवॉइडेंस ऑफ AVOIDENS, अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ये क्या बोलता है, हम अल्फा कार्बन बीटा कार्बन ऐसा बोलते तो कह रहे कि अगर बीटा कार्बन के ऊपर मेरे पास हाइड्रोजन होगी तो वहां पर हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो अगर हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब वहां पे बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी, नहीं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशंस मेक द कंपाउंड अनस्टेबल, मेक द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अनस्टेबल। सो द कंपाउंड्स which have maximum number of beta eliminations are least stable and avoidance of beta elimination will make compound stable, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी बताता हूं। देखो, आप इसमें से लिख सकते हो, अगर हमारे पास ऐसा होता है, देखो कोई मेटल था, मैंने यहां पे लिगेंड लगा दिया, लिगेंड एन, ऐसा लिगेंड लगा दिए, लिगेंड एन, ये मेटल लगा दिया, मेटल, इसके साथ हम लोगों ने लगा दिया जैसे CH2 CH3 CH3। हुआ क्या हमारे पास, तो इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास बच्चे इस तरीके से, तो कह रहे ये हाइड्रोजन इसके पास आ सकती है और आएगी तो ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन था, ये कैसा था, बीटा कार्बन के ऊपर। तो यहां पर CH2 ऐसा एक H ऊपर दिखा सकता है, CH3 था मेरे पास, तो कह रहा है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है और मेरे पास यानी कि बीटा हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एल्कीन। अगर मैं यहां पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन दिखाऊं तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है ऐसा बनेगा, एल लिगेंड जितने भी एन थे मेटल के साथ, यहां से ये H चला जाएगा, अगर H चला गया तो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो मेरे पास इस तरीके से एल्कीन के साथ बॉन्ड बन जाता है। तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे टूटेंगे, वहां पे जो सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर बीटा के ऊपर हाइड्रोजन है और वो मेटल के पास आ जाए किसी वे से, तो मेरे पास बीटा हाइड्रोजन पहले इसके साथ इंटैक्ट करता है और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ऐसे इंटैक्ट करता है। देखो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, Ln मेटल के साथ ये CH2 था, यहां पर ये CH2 था, ये H था, इस तरीके से। तो क्या हो गया कि यहां पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के अंदर इसके साथ ये H भी लगेगा, यहां पर ये एल्कीन के साथ, यहां पर इसके साथ क्या लग जाता है, एक H और लग जाएगा इस तरीके से सिंगल मेटल के साथ। कैसे, देखो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये टूटकर इसके साथ, तो ये एल्कीन फ्री नहीं, इसके पास अभी भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा H और ये एल्कीन के साथ भी ऐसा H भी लग गया मेटल के साथ और ये लग गया। तो इस तरीके से बीटा, तो अगर ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाए, यानी कि बीटा पे हाइड्रोजन है और वो मेटल के पास आ जाए इस तरीके से, तो हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो आप ये ऐसा दिखा सकते थे एक टाइप से। अगर आप ये मैकेनिज्म अभी आपके लेवल पे नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या सीख सकते हो, ऐसे कंपाउंड, जैसे क्या था, मेटल था मेरे पास, उस मेटल के पास हम लोगों ने लगा दिया CH2 सिलिकॉन और यहां पर Me और Me,
तो अब देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा ही नहीं। या ऐसा होता मेटल CH ट्रिपल बॉन्ड CH या Cr, ऐसा कर दिया तो मेटल है ये अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा, ये एल्काइन स्ट्रेट ही होता है, ये घूमकर कभी पास आ ही नहीं सकता, चीज यहां पर R हो, यहां पर क्या हो H हो, तो ये भी इसके पास नहीं आ सकता। या एक मेटल है ऐसा CH2C, इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगा दिया हम लोगों ने, तो भाई अगर ऐसा कर दिया तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे गामा पे मत देखना, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इनमें क्या है, नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन, therefore no beta elimination, therefore these are stable, they form stable complex, they form stable complex। ऐसे ही मेरे पास देखो बाई चांस एक ऐसा और लिख दे मेटल के साथ, अगर आप ऐसा लिखो CH2 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 CH2, आपने ब्रीजिंग, ये अब ये लेवल में नहीं है आपका, बाकी लिगेंड लगे हुए इसके साथ हैं भाई करने के लिए, तो ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा था बच्चे, देखो बीटा पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन कभी इसके पास नहीं आ सकता क्योंकि ये रिंग फिक्स हो गई, स्ट्रेन इसके अंदर फिक्स हो गया बॉन्ड, ये कभी इसके पास नहीं है, तो इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं देगा क्योंकि इसके पास भी था, लेकिन ये कभी इसके पास नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है कि वहां पर हो या ना हो, ना होगा तो अगर हाइड्रोजन है तो होगा ही नहीं, अगर है और बाई चांस वो किसी ऐसी वे से, जैसे इस रिंग की वजह से या इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, एल्काइन की वजह से, वो इसके कभी पास आ ही नहीं सकता क्योंकि ये एल्काइन ऐसे टिल्ट ही नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तो इस केस में बीटा हाइड्रोजन होते हुए भी ये नहीं देगा, और नहीं देगा तो इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगी नहीं, और ये कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो फर्स्ट था अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इसके बाद है सेकेंड है इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। कह रहा कि अगर मैं ऐसे लिगेंड लगा दूं जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर दे तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो हम क्या बोलते हैं, द मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स, द मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स में increase their stability, may increase their stability by the presence of any ligand, by the presence of any ligand। कैसा लिगेंड होगा बच्चे, ये ऐसा लिगेंड होगा जो कि उसकी कोऑर्डिनेशन जो पोजीशन है उसको स्ट्रांगली ऑक्यूपाई कर ले, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लिगेंड which can occupy the कोऑर्डिनेशन पोजीशन स्ट्रांगली, कि जल्दी से बॉन्ड ना टूटे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखेंगे क्या, जैसे TiMe4 इज स्टेबल अप टू -20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है अगर टाइटेनियम के साथ 4 Me ग्रुप लगे तो ये यहां तक स्टेबल है, बट द प्रेजेंस ऑफ बाइपिरिडीन क्या हो गया, ऐसा हमारे पास नाइट्रोजन, ये और एक और इस तरीके से ये नाइट्रोजन, तो ये यहां से कोऑर्डिनेट करेगा और यहां से, तो दो जगह से करेगा, ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ TiMe4 बाइपिरिडीन। अगर ये कंपाउंड बन गया इसके अंदर अप टू +60 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है कि इस पिरिडीन की वजह से जो मेरा मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स था, ऐसा लिगेंड प्रेजेंट हो गया जिसकी वजह से इसकी जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, जो बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये सेकेंड फैक्टर था। इसके बाद हम थर्ड फैक्टर बोलते हैं बच्चे चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है कि अगर साइक्लिक रिंग लग जाए हमारे पास तो क्या हो गया, हम बोलते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इंक्रीजेस if any part of ligand involves in chelation।
तो कह रहा है कि अगर कोई पार्ट हमारा लिगेंड का किसमें पार्ट कर दे, चिलेशन के अंदर, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखो फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल दिखाना है कैसे। अगर मेरे पास मान लेते कि पहले मेटल था Mn, ऐसा Mn, इसके पास हमारे पास एक लिगेंड मैंने लगा दिया इस तरीके से, ये वाला बेंजीन था, इस बेंजीन के ऊपर यहां पर था CH3 और यहां पर है CO5। अब देखो अगर इसके इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो Mn था, Mn25, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ये बीच में से -1 लग गया, तो यहां पर हमारा Mn कितना देता है 25। यहां पे देखो Mn कितना देता है 25 दे रहा था मेरे पास, और यहां पर ये 10 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो कितना हो गया 35, एक बेंजीन लग गया एक साइड में से, तो कितना हो गया था 37, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज -1 है, तो ये ओवरऑल 36। ये En को फॉलो करता है। देखो कैसे, ध्यान से देखना, 0 इसकी x मान लेंगे तो +x, ये -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो गया +1। अगर इसके En को देखते तो Mn कितना करता था 25 -1 कितना 24, CO5 ने कितना दिया 2 × 5 × 10, एक ये कितना दिया 2, तो कितना आ गया ओवरऑल 36। तो ये En को फॉलो करता है। अब यहां पर क्या हो, देखो यहां पर कह रहा है कि इसका एक ऐसा जो लिगेंड था उसका कोई पार्ट चिलेशन में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये CH3 का जो इसके हाइड्रोजन है CH2 और H, तो ये इस मेटल के पास आ जाता है बाई चांस। ये बीटा पोजीशन पे नहीं है, गामा पे, अल्फा बीटा गामा पे है। अगर बीटा पे होता है तो बीटा इस वजह से कंपाउंड अनस्टेबल बनता है, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, ये H इसके पास है, तो ये मेटल इस H के साथ इंटरेक्ट करता है। इसको एगोस्टिक इंटरेक्शंस बोलते हैं, एगोस्टिक इंटरेक्शंस, एगोस्टिक AGOSTIC, एगोस्टिक इंटरेक्शंस। कोई नहीं, आप ये एग्जांपल लिख सकते हो इस तरीके से, तो आपको ये दिखानी नहीं है, मैंने बताया कि ऐसा होगा CH3। तो अब यहां पर हम यहां के अंदर तो हम ऐसा होगा, देखो कि ये जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और Mn इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास कंपाउंड ऐसा बनता है कि Mn के साथ ये बेंजीन तो था ही, यहां पर इसका जो CH2 है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो H टूट गया वो भी इसके साथ बॉन्ड बना लेता है एक मेटल के साथ, और CO5 से अब मेरे पास CO बच जाएंगे 4, यहां से एक CO बाहर चला जाता है, मेरे पास CO क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 4 यहां पे हमारे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर ऐसा करने से मेरे पास ये साइक्लिक रिंग बन गई और मेरा कंपाउंड इस वे से स्टेबल हो जाता है, ये En को ही फॉलो करता है। तो यहां पर ऐसा करने से हमारी क्या हो गई, चिलेशन इंक्रीज हो गई। तो ये गामा वाला कर सकता है हमारे पास। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को जब हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्यों? क्योंकि जब ऐड कोई किया तो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इंक्रीज हो गया। पहले यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, लेकिन यहां पर अब +3 होगी, क्योंकि ये इस कार्बन के साथ लगा तो -1, इस कार्बन के साथ लगा तो -1, ये H लग गया -1, ओवरऑल यहां पे +1 से X क्या हो जाता है, +3 हो जाता है बच्चे। तो यहां पर हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है मेटल की। तो आप एग्जांपल दिखा सकते थे बेंजीन के साथ करके CH3, और जब ऑक्सीडेटिव एडिशन लिखोगे तो ये इस तरीके से लग जाएगा। तो ये था चिलेशन। तो ये थे हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसी के बाद हमारे पास आता है मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स, मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम बोल सकते हैं ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस, ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये था मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स और ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो गया हमारे पास, इसके अंदर बोलते हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स in which metal is attached to unsaturated ligand like alkene। इसी को बोलते हैं ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चे यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड था उसको बोलते हैं जाइसी साल्ट। फॉर एग्जाम्पल जाइसी, ZEISE, जाइसी साल्ट। कैसे बनाया इस कॉम्प्लेक्स को, K2 था, PtCl4 के साथ हम लोगों ने एक एल्कीन डाल दिया C2H4, तब हमने देखा तो ये क्या बन गया, KPtCl3 और एक एल्कीन लग गया C2H4 इसके साथ, और अब ये -1 प्लस यहां से हमारे पास क्या चला गया,
यहां से हमारे पास HCl, हम ऐसा बाहर दिखा देते हैं HCl। तो ये बन गया KPTCl3, ऐसा HCl नहीं KCl, क्योंकि यहां पे H तो है ही नहीं हमारे पास, क्या निकला था K था, एक K चला गया था और एक Cl चला गया, KCl। तो देखो यहां पर KPT, यहां पर अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 है तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा, तो यहां से X, यहां पर भी क्या था X, अगर K2 को हटा दोगे आप, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल ही, क्योंकि ये +2 है तो एक तरह से ये -2 था, तो x - 4 = -2। तो ओवरऑल यहां पर PT भी x +2 में है PT, और यहां पर भी PT देखोगे तो ये न्यूट्रल हो गया, -3 इधर -1 है, इसको आप हटा सकते हो। तो ओवरऑल यहां पर भी हमारे पास x +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये K दिखाओ या मत दिखाओ, तो जनरली क्या हो गया, आप ऐसा दिखाते हैं, अगर K को मैं नहीं दिखाऊंगा तो मैं PTCl3 C2H4 2 नेगेटिव दिखा, ऐसा ये नेगेटिव दिखा दूंगा। अब मेरे को नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं, ध्यान देना बच्चे, क्योंकि अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो ठीक है K के साथ, अदरवाइज इस K को नहीं दिखाऊंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा इसको PTCl3 C2H4 नेगेटिव, ऐसा दिखाओगे या ऐसा दिखाओगे, क्योंकि ये चार्ज तो हमारे पास कंपाउंड क्या ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल जब K+ चला जाएगा तो एक माइनस चार्ज छोड़ के चला जाएगा। तो अब मेरे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, क्योंकि ये न्यूट्रल था, ऐसे ही था। तो अब मेरे को यहाँ पे +2 और -2 दिखानी, अगर K2 चला गया तो इसी को मैं आप K2 ना भी लिखते तो डायरेक्ट लिख देते PTCl4 2 नेगेटिव की, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा डायरेक्ट। अब Cl नेगेटिव बाहर निकाल दोगे वहां से, या +C2H4 करोगे तो ये हमारे पास जाइसी साल्ट हो गया। तो फर्स्ट कंपाउंड था हमारे पास ये ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाला। तो आएगा कि आप जाइसी साल्ट, तो आपको लिखना है PTCl3 C2H4 नेगेटिव या KPTCl3 C2H4, ये ऐसे सिंथेसिस है। अब इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसकी बॉन्डिंग, इसके अंदर बॉन्डिंग, तो ये पेपर में आएगा ही आएगा, एक नंबर के अंदर आएगा या 2-3 नंबर में आएगा, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो PT एक बॉन्ड है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर लगा हुआ है इसके साथ। अब क्या हुआ, एक Cl इधर है और एक एल्कीन लगा हुआ इस तरीके से, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप कहीं पर भी दिखा सकते हो इसको, यहां पर, और अब इसके ऊपर आप K नहीं दिखाओगे तो ऐसा -1 चार्ज दिखाते हो। ऐसा करने से क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X -1 -3 = -1, X = +2, तो इसमें PT +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ऑलवेज। अब इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, इन दिस, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 पॉइंट ही आपने मेन लिखने हैं, इन दिस, इन जाइसी साल्ट, इन ZEISE जाइसी साल्ट, प्लेटिनम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। सेकेंड, इट इज अटैच टू 3 क्लोरीन एटम एंड 1 एल्कीन, इट इज अटैच टू 3 chlorine atoms and 1 alkene या 1 ethylene, ETHYL, 1 ethylene ligand। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, देखो इसकी टेट्राहाइड्रल, इसकी जो होती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होता है, जैसे 4 बॉन्ड ये ऐसा इक्वल हो जाए, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि ये अगर ये बीच में प्लेटिनम लगा दो इस ब्लैक बोर्ड पे, तो इस कॉर्नर पे Cl होगा, इस कॉर्नर पे Cl, इस कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पे एल्कीन जो इथाइलिन है ये ऐसा प्लेन में नहीं, ये आउट ऑफ प्लेन, ये परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है ये प्लेटिनम और 3 एक प्लेन में है, लेकिन इथाइलिन ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिख दिया 3, बट प्लेटिनम एंड 3 chlorine atoms lie in a same plane, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम प्लेन, बट ethylene ligand is perpendicular टू दैट प्लेन, ये ध्यान रखना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। ऐसा होने से क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास देखो, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल पे लिगेंड, इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल है, तो वहां से इसके एम्प्टी जो पाई स्टार ऑर्बिटल उसके अंदर बैक पाई बॉन्डिंग कर देता है, जिसके पास इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। उसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है, 3 PTCl बॉन्ड की जो लेंथ होती है सेम नहीं होती, ये दोनों सेम लेंथ के होते हैं, और ये एक छोटा होता है इनसे, क्योंकि ये बैक पाई बॉन्डिंग कर देता, तो यहां पे पाई कैरेक्टर आ गया। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके जो ट्रांस वाला बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। तो इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
इन जाइसी साल्ट द PTCl bond which is, ऐसा लिख सकते हैं, which is trans to या which is opposite to PT alkene bond, PT ethylene ethylene bond has shorter bond length compared to other two PTCl bonds due to backpipe bonding from platinum to ethylene। ऐसा ये रीजन आप लिख सकते हो या ना भी लिखते। तो आपने ये बताना था कि जो ये बोन लेंथ है PTCl बोन, हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये छोरी मैंने क्या लिख दिया, हैज शॉर्टर बोन लेंथ कंपेयर टू, शॉर्टर नहीं होगी, ये क्या होगी, इज लॉन्गर। शॉर्टर की जगह क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी बच्चे, ये लॉन्गर होगा। क्यों, देखो गलती से बोल दिया मैंने, ये शॉर्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बोन स्ट्रॉन्ग होता है दूसरा वीक होगा तो वो क्या, बोन लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो जो PTCl बॉन्ड है यहां पर, इसकी जो बोन लेंथ होगी वो कैसी होगी, लॉन्गर हो जाएगा इसके इनके मुकाबले, क्योंकि पहले ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बोन वीक होगा। तो यहां पे जो हमने बोल दिया था शॉर्टर की जगह क्या हो जाएगा, ये लॉन्गर बोन लेंथ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये रीजन था, क्योंकि यहां पे बैक पाइप बॉन्डिंग। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे। अगर इसके हम बॉन्डिंग की बात करें, देखो पहले बताते हैं बॉन्डिंग कैसे हुई। सबसे पहले मेरे पास इस PT और इथाइलिन की वजह से, जो बॉन्डिंग की वजह से इसके ऊपर बोन लेंथ पे इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। वो कैसे बनता है, फर्स्ट यानी कि A sigma bond is formed by the filled या between the filled pi orbitals of ligand, by the filled orbitals of ethylene to empty d orbitals of metal, तो हम क्या दिखाते हैं, जैसे ये था इथाइलिन, ये परपेंडिकुलर था ऐसा CH, यहां पर हम ऐसा करके एक CH और H, तो यहां पर इसके हम ऐसा दिखाते हैं, ये फील्ड पाई ऑर्बिटल्स हो गए ऐसा। तो ये प्लस लोब है तो ये माइनस लोब है। अब यहां पर हमारे पास मेटल था, इस मेटल के पास भी हमें पता है ये प्लस और माइनस लोब हो जाएगी, PZ ये DZ जो हमारा पास ऑर्बिटल होगा D का। तो अब ये प्लस करने से मेरे पास यहां पर इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग से मेटल ये प्लस माइनस, और इसका ये इस तरीके से प्लस, ये कार्बन H और H, ये ऐसा एक ही बॉन्ड दिखा रखा है मैंने यहाँ पे एक टाइप से सिग्मा। अगर डबल दिखाऊंगा एक टाइप से, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया था, यहाँ पर ये इसका दिखा रखा है सिग्मा बॉन्डिंग के हम लोगों। तो एक कार्बन दिखा के ही हम केवल ये दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास इसके फील्ड सिग्मा थे, मेरे पास ऑर्बिटल थे, तो उन फील्ड पाई ऑर्बिटल थे, तो उससे जब इन ओवरलैप किया तो मेरे पास फर्स्ट क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ऐसे ही हम दूसरा इसके अंदर जब पाई के बारे में बात करेंगे तो यहां पे जनरली ऐसा डबल मत दिखाना भी, क्योंकि हमने एक ही दिखाते हैं ऐसा। अब इसके बाद सेकंड क्या होता है, ये बैक पाई बॉन्डिंग क्यों कर लेता है, क्योंकि अब सेकंड क्या है, नाउ ए बैक पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम filled d orbitals of metal to empty pi star orbital of ethylene। तो कह रहा है कि इथाइलिन के पास, अब इसको क्या दिखाते हैं, देखो इसके फील्ड d ऑर्बिटल ऐसा भी दिखा सकता हूं माइनस, फिर ये हमारे पास क्या हो गया माइनस, यहां पर क्या हो गया प्लस। अब इसके जो एम्प्टी हम ऑर्बिटल दिखाते हैं पाई, वो इस तरीके से दिखाते हैं बच्चे कि इस कार्बन के ऊपर प्लस, यहां पर ये माइनस, यहां पर ये माइनस और यहां पर प्लस। तो अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा इसके अंदर, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसके फील्ड डी से इसके एम्प्टी पाई स्टार में जाएगा। तो अब यहां से हमारे पास ऐसे ओवरलैपिंग दिखाते हैं, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अब यहां पर इस कार्बन का
ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहां से क्या बन गई, बैक पाई बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है पीटी और इसके बीच के अंदर। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो इसके अपोजिट वाला वीक, और वीक बॉन्ड तभी होता है जब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो आपको इतना ही लिखना है कि इस अगर ये आ गया है जाइसी साल्ट क्या होता है, तो आप ये बना दोगे ऐसा, उसके बाद इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक ये लिखोगे और उसकी क्या होती है बॉन्डिंग, इस तरीके से निकालते हैं। अब इसी के बाद एक छोटा सा और आता है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट कि भाई ये विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास, तो जनरली इसको ऐसा लिखते हैं RHPPS3 थ्राइस और एक Cl। ये है हमारे पास विल्किंसन कैटलिस्ट। RH के साथ ये ट्राइफिनाइल फोस्फिन 3 लिगेंड लग जाते हैं, क्लोरीन, और ये काम आता है इन द हाइड्रोजिनेशन। इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इतना ही लिखना है। इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, तो क्या अगर मेरे पास एक एल्कीन थी इस तरीके से, अगर मैं इस पे H2 का ऐड कर दूं तो नॉर्मल इजी नहीं होगा, तो मैं इस पे क्या डाल दूंगा, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो अब यहां पर क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में बच्चे यहां पर एक H और एक H लग जाएगा। तो ये आपको इतना ही करना है। इसकी जो मैकेनिज्म है ये कैसे होता है, ये अभी आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो आपको अभी इसकी ज्यादा उसकी मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाना है। आप लोगों ने केवल इसका देखना है कि विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है। तो ये RHCl-PPS3 है और ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करवा देता है। तो आपको इतना ही करना है। अब इसके बाद फाइनली हमारे पास एक मेटल कार्बोनिल आ जाता है, तो उसकी बॉन्डिंग देख लेते हैं। मेटल कार्बोनिल को एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, लेकिन उसकी पहले बॉन्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि जैसी बॉन्डिंग हमारे पास जाइसी साल्ट में है वैसी किसमें आ जाती है, मेटल कार्बोनिल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, कि अगर मेरे पास कोई मेटल था उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप लग गया लिगेंड, तो उसको मेटल कार्बोनिल बोल देते हैं। तो उसको देख लेते हैं उसकी बॉन्डिंग कैसी होती है हमारे पास। देखो इसके बाद हमारे पास आ रहा था लास्ट टॉपिक इसके अंदर, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या मतलब हो गया, अगर मैंने लिखा FeCO5, देखो ये मेटल कार्बोनिल ही हो गया क्योंकि CO था। Fe के पास 26 है, ये 2 × 5 + 10 तो ये 36 En को फॉलो कर रहा है। यानी कि जब मेरे लिगेंड्स कार्बोनिल हो गए तो इसको मैं बोल दूंगा मेटल कार्बोनिल। या ऐसे हमने लिखा था Mn2CO10, Mn2CO10, इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड था, ये मेटल कार्बोनिल। अब देखो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग के लिए हमें कार्बोनिल CO ग्रुप के अंदर बॉन्डिंग पता होनी चाहिए थी। तो CO के अंदर हम क्या बोलते हैं, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 तो बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब क्या होता है, तीसरा ये लोन पेयर है, ये इसको क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ऐसा, मोर इलेक्ट्रॉन इसको डेटिव बॉन्ड कर लेते हैं। तो ये बना के दिखा दिया। ऐसा करने से तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 6 और 2 8, इसके पूरे हो गए। अब जब ये ऐसा दे देता है तो इसको मैं ऐसा प्लस करके दिखा देता हूं ओवरऑल। देखो ये ऐसा था नॉर्मली, जब डेटिव बॉन्ड बनाया तो ये, और जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ट्रिपल बॉन्ड इसको पॉजिटिव दिखा देते, तो ये नॉर्मल था। तो अब इसी को लिखा कि नॉर्मल फ्री CO के अंदर क्या हो गया, अगर बॉन्डिंग दिखाएं तो 5 थे, तो इसी को ऐसा लिख सकता था CO4 Fe और एक CO, ऐसा CO। अब इस CO को अगर बॉन्डिंग दिखानी होती तो हम ऐसा दिखाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये वाला, क्योंकि CO ऐसा एग्जिस्ट करता है जनरली। अब ये बॉन्ड कैसे बना, फर्स्ट ये तो ये बॉन्ड बना इस कार्बोनिल की, कैसे बना। अब इस CO अगर बाकी दूसरे लिगेंड होते तो मैंने LN लगा दिया, क्योंकि मैं CO के केस में दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर बॉन्डिंग होगी वैसी बाकी CO में भी होगी। तो अब यहां पर इसको CO4 Fe करके या LNN MCO। तो सबसे पहले एक CO के बारे में बताना पड़ेगा। तो क्या कि यहां पर क्या होगा, देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम having a lone pair on both carbon and oxygen atom, एक लोन पेयर है, and have a plus charge and have a positive charge on oxygen atom। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर ये फर्स्ट एक बॉन्ड बनेगा, मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अब इसके पास लोन पेयर, तो ऑक्सीजन भी दे सकता है कार्बन भी, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो ये देना फेवर करेगा, तो ये ऑक्सीजन कभी भी नहीं देता। तो क्या होगा
अब यहां पर कार्बन के जो लोन पेयर थे ये अपने इस लोन पेयर इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डाल देगा। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल डाल देगा तो मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी फर्स्ट कार्बन एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से ये लिखा है फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम कार्बन एटम टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड नहीं, टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। लिगेंड्स ने दिया है कार्बन से कहां पे, मेटल के बीच में, तो मेटल। तो यही दिखाया कि भाई इसका एक ही ऐसा ऑर्बिटल दिखाऊंगा प्लस, ये प्लस और माइनस, तो अब यहां पे प्लस प्लस की ओवरलैपिंग, तो ये बॉन्ड बन गया। और ये जब प्लस प्लस की ओवरलैपिंग होगी तो इसी को आप ऐसा दिखा सकते थे ये वाला, कि अब ये क्या हो गया, मेटल सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बाकी तो लिगेंड ना दिखाऊं तो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ये हो गया बच्चे जो हम लोगों ने शुरू में दिखाया है या यहां पर दिख। तो ये और ये एक ही चीज है, तो फर्स्ट सिग्मा। अब क्या हुआ, अगर इसमें पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑलवेज एम्प्टी होते हैं। अब एम्प्टी हो गए तो इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल भी है, जैसे हमने एल्कीन ये जाइसी साल्ट में देखा था। तो अब कह रहा है कि सेकंड, अब मेटल अपने जिसके फील्ड डी ऑर्बिटल से इसके एम्प्टी पाई स्टार में अगर बैक डोनेट कर दे तो यहां पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कैसे, देखो मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, जैसे मेटल का ऑर्बिटल हो गया, ये एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन ही चुका है, या इसको आप ना बना के दिखाते तो अलग अलग दिखाते कि पाई बॉन्ड ऐसे बनता है मेरे पास। तो अब क्या हुआ, इसके फील्ड से ये ऐसा दिखा दिया प्लस माइनस, ये हमारे एम्प्टी पाई स्टार की नोब्स हैं, ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं। तो जब ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डालेगा इसके फील्ड से इसमें, तो यहां पे ओवरलैपिंग हो गई। तो अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई यहां पर आएंगे कार्बन के ऊपर, तो ये आगे शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि इसका जो प्लस था वो खत्म हो जाएगा। तो इसी को मैं ऐसा दिखा सकता था, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कुछ नहीं किया, देखो पहले क्या था, मेटल सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव था। अब इसके फील्ड डी ऑर्बिटल से अगर ये इलेक्ट्रॉन एक देगा लोन पेयर, ऐसे ही देगा, फील्ड डी ऑर्बिटल लोन पेयर आएगा, तो ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। ओवरऑल एम इससे क्या बना, ये ऐसा बना। और इसको जब हम लोब्स की या इसकी स्ट्रक्चर्स दिखाते तो हम इसको ऐसा डिनोट करते हैं, तो ये ऐसा हो गया। तो यहां पे फील्ड डी ऑर्बिटल से एम्प्टी पाई स्टार से, तो मेरे पास क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बिटवीन मेटल एंड कार्बन। और ये हमें पता भी चलता है जब हम आईआर करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बच्चे इसकी जब स्टडी करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, म्यू की वैल्यू यानी कि कितना मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो एक फ्री सीओ था और एक क्या था, मेटल कार्बोनिल के अंदर, मेटल कार्बोनिल के अंदर जो सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे, इस म्यू की वैल्यू से। क्यों, म्यू क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होता है 1/2 पाई सी √k/μ। ये क्या था, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम बोलते हैं। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सीओ तो सेम ही, ये तो सेम ही रहेगा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितना स्ट्रॉन्ग था मेरे पास। तो कह रहा है कि यहां पर ये वैल्यू ज्यादा है कि जब बॉन्ड कांस्टेंट, जब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड कांस्टेंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड कांस्टेंट हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो ये ज्यादा कब रहेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड है ज्यादा, फिर डबल है तो कम, सिंगल है तो और कम, क्योंकि हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर सिंगल। तो ये म्यू की वैल्यू इनकी ऐसे ज्यादा होती है, ट्रिपल की सबसे ज्यादा। तो अब यहां पे पता चला आईआर के अंदर कि नॉर्मल जो सीओ होता है ये ज्यादा, म्यू की वैल्यू ज्यादा थी फ्रीक्वेंसी की, लेकिन जो मेटल कार्बोनिल है उसके अंदर म्यू की वैल्यू कम। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, सीओ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कम होगी। वो कब क्योंकि क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग होगी। तो जैसे ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक, क्योंकि ओवरऑल कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे भी 3 और 1 4 थे, यहां पे भी 2 और 2 कैसे 4, और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है क्या, ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल filled d orbital to empty pi star orbital of CO, carbon monoxide. This is called back pi bonding, and as a result of which there comes a double bond character between metal and carbon atom, which is also proved by किसके, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आपने ये दिखाना है कि इस तरीके से ये पाई के लिए ऐसा, सिग्मा के लिए ऐसे हेड टू हेड कोलिजन दिखाते हैं, और पाई हमें पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये पाई के लिए, पाई स्टार की क्या है, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स की लोब। तो ये ऐसा हो गया, तो मेरे पास पाई आ गया, और अगले वाला ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये था हमारे पास बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो बॉन्डिंग के बारे में आया तो आपको यहां से लिखना है, यहां से पॉइंट 1 2 3। तो इतना ही था मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास।